नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2022-23 के लिए आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और बजट से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं बजट स्पेशल शो सिन्हा सर की बजट क्लास। इससे पहले मैं अपने खास मेहमान को आमंत्रित करूं, आपको ये बता देते हैं हम कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करके हम इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं। इस शो में शामिल सभी मेहमान पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं और साथ ही यहां पर सामाजिक दूरी का भी हमने पूरा ख्याल रखा है। तो आइए बिना वक्त गवाए आमंत्रित करते हैं अपने खास मेहमान सिन्हा सर को। छात्र बेसब्री से सिन्हा सर का इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत एबीपी न्यूज के स्टूडियो में। आइए, बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज में। सिन्हा सर को आप सब ने टीवी पर देखा होगा, संसद में भी कई बार सुना होगा, फिर भी एक बार मैं औपचारिक तौर पर सिन्हा सर का परिचय करवा देती हूं। सिन्हा सर मतलब जयंत सिन्हा जी बीजेपी के सांसद हैं, मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, अभी संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार हैं, आईआईटी दिल्ली के बाद विदेश में पढ़ाई की, नौकरी भी की, फिर राजनीति में आए देश सेवा के लिए। इसी माटी के मानुष हैं और अपनी माटी से गहरा जुड़ाव रखते हैं सिन्हा सर। सर, आज जैसा कि आप देख रहे हैं छात्र यहां पर मौजूद हैं अपने सवालों के साथ और छात्रों के सवालों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को हम आपसे समझेंगे। और इससे पहले छात्रों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि बात बजट की हो रही है, ऐसे में बजट को लेकर समझ ये बनती है कि बजट मतलब आमदनी और खर्च का बही खाता, लेकिन देश की आमदनी और देश का खर्च कहां कहां कैसे कैसे होता है, अगर इससे शुरुआत करें तो। रोमाना जी, आपको नमस्कार और सब यहाँ जो मेरे युवा मित्र हैं उनको नमस्कार और सब दर्शकों भी सबको मेरा नमस्कार। रोमाना जी, जो आपने प्रश्न पूछा है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको मालूम है कि जनवरी फरवरी में हरदम ये चर्चा चालू हो जाती है कि ये बजट क्या चीज़ है और इस बजट का हमारे देश में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है। और जैसे आपने कहा कि अगर आपको सरकार के हिसाब किताब को समझना है तो आपको बजट को समझना पड़ेगा। और इसमें सरकार के खर्चे हैं, यानी सरकार की जो स्कीम है, जो हम लोग फौज को पैसे दे रहे हैं, इंडियन रेलवेज को पैसे दे रहे हैं, इन सब पे हम लोगों का कुल मिलाकर खर्चा कितना है। अगर ये खर्चा है तो क्योंकि सरकार को भी अपनी दुकान चलानी होती है तो सरकार को कमाई भी कहीं से लानी होती है। और कमाई के कुछ स्रोत हैं, एक तो टैक्स हैं जो आप जानते ही हैं, कुछ हैं जब हम लोगों को डिविडेंड वगैरह मिलते हैं, जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनसे हमें डिविडेंड मिलते हैं, और कुछ जब हम लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं, निजीकरण करते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं तो उससे भी हम लोगों को कुछ आमदनी मिलती है। तो वो हम लोगों के कमाई के ये कुछ स्रोत हैं। लेकिन मोटा मोटी, और मैं सब जो आज आंकड़े बताऊंगा, एक स्पष्टीकरण, सब जो आज मैं आंकड़े बताने वाला हूं वो बजट के जो अनुमान किए गए आंकड़े थे कि इस वर्ष कितना हम लोगों का खर्चा रहेगा, कितना हम लोगों की कमाई रहेगी, उस बजट के आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। बजट के आंकड़े बदलते हैं, जैसे जैसे वर्ष बीतता चला जाता है आंकड़े भी बदलते चले जाते हैं, लेकिन जो बजट पे जो आंकड़े थे जिनका अनुमान था उसके आधार में आपको बताना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूं, सरकार के साधन सीमित है। आज के समय इस वर्ष बजट के अनुसार सरकार खर्चा 35 लाख करोड़ करेगी, 35 लाख करोड़ लगभग, लेकिन सरकार की आमदनी, सरकार की कमाई सिर्फ 20 लाख करोड़ है। यानी अगर आप सरकार को एक आप बिजनेस समझें, एक दुकान समझें, तो आप खर्चे 35 लाख करोड़ कर रहे हैं और आपकी कमाई सिर्फ 20 लाख करोड़ है। यानी सरकार 15 लाख करोड़ के घाटे में इस वर्ष चलेगी, और वो घाटा हम लोग बाजार में जाकर, बैंकों से जाकर हम लोग उधार लेंगे, तब जाकर हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं, उस घाटे को। मोटा मोटी सरकार का हिसाब, जो रोमाना जी आपने प्रश्न पूछा कि सरकार का हिसाब क्या है, सरकार के खर्चे कितने हैं, जैसे घर का आप खर्चा चलाती हैं, या आपका जो है कमाई वो कितना है, वो आपको 35 लाख करोड़ का खर्चा, 20 लाख करोड़ की कमाई, यानी 15 लाख करोड़ जो है ये आपकी
जो है घाटे का मामला चलता है हम लोग का। बिल्कुल सर, तो अब घाटे की भरपाई सरकार किस तरीके से करेगी आपने ये भी बता दिया, और इस घाटे का हम आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये आगे आपसे समझेंगे। फिलहाल मैं शो में सवाल लूं क्योंकि यहाँ पर छात्र बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले एक और खास मेहमान जो इस शो में हमारे साथ मौजूद है उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और फाउंडर हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज के बजट स्पेशल शो में। जयंत सर, धीरेन्द्र जी भी तैयार हैं अपने सवाल के साथ। धीरेन्द्र सर के पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले छात्रा का सवाल, और सबसे पहला सवाल मिताली अरोड़ा तैयार हैं। सिन्हा सर, मेरे को आपसे ये पूछना है कि जीडीपी का बढ़ना या घटना क्या होता है? जीडीपी जब बढ़ती है और घटती है तो उसके मायने क्या होते हैं हमारे लिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि जो भी कुछ हम लोग हिसाब किताब करते हैं वो जीडीपी पर ही आधारित है। और जीडीपी का मतलब क्या है? देखिए, एक किसान जो है जब अपनी फसल का उत्पादन करता है तो हम कहते हैं कि उसका जो उत्पादन है वो फसल है। उसी प्रकार से देश जब उत्पादन करता है, जब देश का उत्पादन होता है तो उस उत्पादन को हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी। यानी कुल मिलाकर देश में जितना उत्पादन हो रहा है, चाहे वो पकौड़े हों, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपका जाके बाल किसी ने काट दिया हो, ये उत्पादन है। और इस उत्पादन को कुल मिलाकर हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए, देश के लिए सबसे ज़रूरी है कि उत्पादन बढ़े। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आप लोगों को कमाई ज़्यादा मिलेगी, आप लोगों को रोज़गार दिखेगा। तो उत्पादन बढ़ाना देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक नज़रिए से अगर देखें, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि उत्पादन को हम लोग बढ़ाएं। इसलिए आप जब अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में जब चर्चा होती है, तो हरदम यही बात होती है कि जीडीपी यानी उत्पादन की वृद्धि हुई है, यानी बढ़ा है या घटा है। इसलिए जीडीपी को समझना, उत्पादन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो जीडीपी तो आपने बहुत सरल तरीके से समझा दी है। मिताली खुश होंगी इस सवाल का जवाब सुनकर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल निश्चल का है जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसका जिक्र बार बार होता है, खास तौर से बजट में। जी, बिल्कुल सही। और बजट में इसमें काफ़ी विस्तार से इसको समझाया जाता है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। देखिए, सरकार के पास साधन क्या है, सरकार की कमाई कहाँ से आती है? मैंने बताया 3-4 ही स्रोत हैं। एक तो टैक्स है, और टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। मैं बताता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है। फिर आपने कुछ बेचा तब आपको कुछ पैसा मिला, किसी ने आपको डिविडेंड दिया तब आपको पैसा मिला। कुल मिलाकर यही कमाई के स्रोत हैं सरकार के। और सरकार के जो 20 लाख करोड़ मैंने बताया, कुल मिला के जो सरकार की जो कमाई है, उसमें से करीब 15 लाख करोड़ जो है, 15 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ आपको टैक्स से मिलता है, टैक्स से। और वो टैक्स जो है आज के समय 60%, यानी 15 लाख करोड़ के 7% जो है वो इनडायरेक्ट आ रहे हैं, और डायरेक्ट जो है वो करीब 40% आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें क्या अंतर है? जब आपको बैंक में कंपनी जो है आपको अपनी तनख्वाह देती है तो उसमें से आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो डायरेक्ट टैक्स है, सीधा आपकी तनख्वाह से उसको निकाला जाता है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, विथहोल्डिंग हो गई, सीधा डायरेक्ट आपका टैक्स निकाला गया। लेकिन जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप दुकान में कोई खर्चा करते हैं, तो वहां एक जीएसटी लागू होती है। या आप पेट्रोल जाके पेट्रोल में अपनी टंकी गोभरते हैं, वहां भी एक टैक्स लागू होता है। उस टैक्स को इनडायरेक्ट कहा जाता है। वो सीधा आपके बैंक के खाते से नहीं निकलता है, लेकिन जब आप खर्चा करते हैं तब हम लोग वो टैक्स आपसे वसूल करते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जैसे मैंने कहा 15 लाख करोड़ में से 60% जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और देखिए, एक गलत फहमी कई नागरिकों की रोमाना जी होती है, वो है कि सिर्फ अमीर लोग टैक्स देते हैं, सिर्फ अमीर लोग टैक्स देते हैं। ये गलत है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी। इस देश का हर नागरिक जो है वो टैक्स देता है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं। पेट्रोल जब आप लेते हैं तब आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप जाके कोई भी
आप खाने पीने की चीज बिल्कुल लेते सर, हैं इसीलिए तब कहते हैं आप ना कि टैक्स अगर आप आप एक भरते हैं। 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं उसके जरिए भी इनडायरेक्ट टैक्स तो आप और रोमाना जी इसलिए बजट महत्वपूर्ण है क्योंकि टैक्स हम लोग सब लोग देते हैं, बिल्कुल। और इसलिए हम लोग सब चिंता करते हैं कि बजट में कहीं टैक्स को बढ़ा तो नहीं दिया जा रहा है, सबको यही चिंता और रहती है। टैक्स को लेकर मान्या का भी सवाल था। मान्या, पूछिए अपना सवाल टैक्स पर। सर, इनकम टैक्स छूट की अक्सर बजट में बात होती है, इस पर ही सबकी नज़र होती है, तो सर इसकी बात क्यों होती है बार बार बजट में? देखिए ऐसा है कि जो कहा गया था ना कि डायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी आपको जो भी आपकी आमदनी है, जो भी आपकी तनख्वाह है, उसमें से डायरेक्ट हम लोग टैक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप जानना चाहती हैं कि कितनी मेरी आमदनी होनी चाहिए, कितनी मेरी तनख्वाह होनी चाहिए, जब उसके बाद मुझसे डायरेक्ट टैक्स वसूल किया जाएगा। देखिए आज के समय 2.5 लाख के नीचे, यानी महीने में अगर आप 20,000 कमा रहे हैं, 2.5 लाख आपके पूरे सालाना आपका अगर इनकम है, आपकी कमाई है, तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। 2.5 लाख से नीचे यानी 20,000 से कम आपको कोई चिंता नहीं है, कोई आपको टैक्स नहीं भरना है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको सिर्फ 5% टैक्स भरना होता है। तो आपको टैक्स अपना भरना होगा, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एक एग्जेम्पशन होता है जिसमें कि आपको लगभग 5 लाख रुपए यानी करीब 40,000 रुपए महीने तक जो लोग हैं उन लोगों को लगभग कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। जीएसटी देना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा, इसलिए मैंने कहा सबको टैक्स देना होगा, बिल्कुल। लेकिन आपके कमाई से, आपकी तनख्वाह से कोई टैक्स नहीं कटेगा। 2.5 लाख तक तो नहीं कटता है, 2.5 से 5 लाख तक बहुत कम कटता है, 5% ही कटता है, जो आपको वापस भी मिल जाता है जब आप अपना टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं। बिल्कुल, तो वो अलग अलग स्लैब्स हैं जी, टैक्स भरने के। जी। पर सर, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स तो देश का हर नागरिक कहीं ना जी, कहीं भरता ही है। जी। एक सवाल जो मेरे ख्याल से टैक्स पेयर जो है उसके मन में है कि साहब क्या देश में इनकम टैक्स कभी खत्म हो सकता है सर? देखिए जैसे मैंने समझाया, और बहुत ज़रूरी है, सब मेरे जो यहाँ नौजवान साथी हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है ना, चाहे आप वित्त मंत्रालय में हो या हम लोग सदन में हो, बहुत सारे लोग हम लोगों से आके कहते हैं कि भाई टैक्स कम करिए, इनकम टैक्स को बंद कर दीजिए, या हमको और यहाँ पैसे दीजिए। लेकिन हमें पहले तो ये समझना है ना कि सरकार घाटे में चल रही है। तो इनकम टैक्स को अगर हम लोग बंद कर देंगे तो सरकार का पैसे का एक बहुत बड़ा स्रोत खत्म हो जाएगा। और इनकम टैक्स जो है वो हम लोग नागरिकों से भी लेते हैं और कंपनियों से भी लेते हैं, और लगभग जितना हम लोग कंपनी वालों से लेते हैं उतना हम लोग नागरिकों से लेते हैं। तो इनकम टैक्स अगर हम लोग बंद कर देंगे तो जो 15 लाख करोड़ का घाटा है, इतना बड़ा घाटा और भी बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अभी जो आपने बात कही ना कि बहुत से लोग आकर हमसे कहते हैं कि साहब यहाँ टैक्स खत्म कर दो, ये रियायत दे दो। पार्थ हमारे साथ हैं और पार्थ के मन में दरअसल बजट बनता कैसे है, शायद इसी को लेकर सवाल था। पार्थ, क्या सवाल है? सर मेरा आपसे ये सवाल है कि बजट कैसे बनता है? बजट की प्रक्रिया एक अनोखी प्रक्रिया है और बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। देखिए बजट का काम पूरे वर्ष भर चलता रहता है। सरकार में एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सरकार में बहुत सारे और विभाग हैं जो खर्चे करते रहते हैं। ये सब निरंतर हिसाब करते रहते हैं कि कितना हमें मिला, कितना हमने खर्चा किया। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर आता है तब हर विभाग से पूछा जाता है कि भाई आपने कितना खर्चा किया, आपको अगले वर्ष कितना खर्चा करना है। तो बजट की तैयारी औपचारिक रूप से चालू हो जाती है। तब सब विभाग के साथ ये कंसल्टेशन, ये बातचीत चलने लग जाती है। साथ साथ और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ अर्थशास्त्री होते हैं, कुछ अलग अलग इंडस्ट्री के लोग होते हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। इन सब को बुलाकर अक्टूबर नवंबर से माननीय वित्त मंत्री जी और उनके सब अधिकारी हैं, उनके साथ लंबी बैठक करते हैं, उनके सुझाव सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें भाग लेते हैं और कई विशेष लोगों को बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेते हैं कि बजट में क्या क्या हम लोगों को योजनाएं बनानी चाहिए। तो ये एक लंबा एक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया चलती है। जब ये सब सुझाव आ जाते हैं तो लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मिलकर जो बजट के जो दस्तावेज हैं, जो बजट के जो डॉक्यूमेंट है, जो डिटेल में जो हिसाब किताब करना पड़ता है, वो फिर उसकी तैयारी होने लग जाती है। और फिर जाकर उसको एक बार प्रिंट भी हम लोग करने लग जाते हैं। और जब प्रिंट होता है, सबसे रोचक बात साथियों ये है कि जब बजट की प्रिंटिंग होती है, जो पिछले 1-2 वर्ष में नहीं हुई है कोविड के कारण, लेकिन जब उसके सब जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो बहुत ही सीक्रेट में, एकदम रहस्य वाले ये सब होते हैं, गोपनीय बातें होती हैं। तो इनको गोपनीय रखने के लिए वित्त मंत्रालय में यानी नॉर्थ ब्लॉक में एक बंकर है, एक बंकर है।
और उस बंकर में लगभग 1 महीना बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि सब बातें गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल हैं। 1 महीना तक? 1 महीना तक वो लोग बंकर में रहते हैं। बंकर में सब तैयारी होती रहती है। बहुत कम ही लोग हैं जो उस बंकर में प्रवेश कर सकते हैं। ये मेरा भी सौभाग्य रहा है कि हम भी बंकर गए हुए हैं कई बार, और वहां सब इसका हिसाब किताब, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग सब चलता रहता है। और सर वो जो हलवा बनाने वाली रस्म होती है वो कब होती है? वो भी बहुत एक मजे की बात है कि जब बंकर में लोग प्रवेश करते हैं और उनको फिर वहीं उसमें लॉकडाउन कर दिया जाता है, तब उस दिन हलवा बनाया जाता है कि भाई आपका स्वागत हो कि आप बंकर में प्रवेश कर रहे हैं, अब आपको अगले 1 महीना यहीं रहना पड़ेगा। तो वो हलवा से हम लोग एक प्रक्रिया हम लोगों ने बनाई हुई है, बहुत सुंदर उसकी एक परंपरा है, और वो बहुत अच्छा हलवा भी होता है, मैं आपको बता दूं। और वो नीचे बंकर में बनाया जाता है, वहीं पर बनाया जाता है। ठीक है, तो सर मुझे लगता है जरा सा सवाल जवाब छात्रों के साथ तो जारी है। धीरेन्द्र कुमार क्योंकि इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो धीरेन्द्र जी का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र सर, आपका सवाल। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि हमारा करीब करीब 20% खर्चा ब्याज पे हो रहा है, जो ये डेफिसिट है जिसको हम बोरो करते जा रहे हैं। कभी सरकार ये सोचती है कि हम जीरो बेस्ड बजटिंग, कभी ऐसे बजट पे आएंगे जहां हमारा खर्चा और आमदनी बराबर होगा? बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है धीरेन्द्र जी। और देखिए, जो हम लोगों के 35 लाख करोड़ के जो खर्चे हैं, इसमें जान लीजिए 35 लाख करोड़ के जो खर्चे हैं साथियों, उसमें से 8 लाख करोड़ जो है, 8 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज में जा रहा है। 35 लाख करोड़ के खर्चे में 8 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज में जा रहा है। और ब्याज में क्यों जा रहा है? क्योंकि जो पूरा ऋण जो है, जो भारत सरकार का जो पूरा ऋण है, वो कुल मिलाकर आज के समय करीब 200 लाख करोड़ के आसपास हो गया। 200 लाख करोड़। और इसका पेमेंट, इसको कौन भुगताएगा? आप लोग भुगताएंगे, क्योंकि ये चलता रहेगा। ये जो ऋण जो है, वो एक कर्ज जो है, वो हम सब पे है, और हम लोगों को इसको भुगताना पड़ेगा, हम लोगों को इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो धीरेन्द्र जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर 200 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का ऋण है, अगर हम लोग हर वर्ष 8 लाख करोड़ इस पे हम लोग ब्याज भर रहे हैं, तो ये कभी घटेगा क्या? इसको कम कैसे किया जाएगा? और अगले जो पीढ़ियां हैं, इन पे हम लोग इतना बड़ा भारी बोझ क्यों हम लोग चढ़ा रहे हैं? क्यों धीरेन्द्र जी, यही पूछ रहे हैं ना आप? देखिए, खर्चे तो हम लोगों को करने पड़ रहे हैं, खासकर कोविड महामारी में। कोविड महामारी में क्या हुआ था कि कमाई कम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो हम लोगों की एक्टिविटीज थी जिसके द्वारा टैक्स वगैरह मिलता था, वो सब कम हो गए थे। इसलिए कमाई बहुत कम थी, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए थे, और इसलिए घाटा बहुत ज्यादा हो गया था। और एकाएक जो हम लोगों का, जिसको कहते हैं डेट टू जीडीपी, यानी हमारा कर्ज कितना है, हमारा उत्पादन कितना है, इसमें जो अनुपात है, इसका जो रेशियो है, वो कितना है, वो बहुत बढ़ गया। और इसलिए ब्याज भी है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन अब इसमें जो खेल है वो है ग्रोथ का, यानी वृद्धि का। अगर अब जाकर उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, और इसलिए बजट को हम लोगों को बहुत बारीकी से समझना है, अगर बढ़ोतरी होती है तो जो अभी 90% डेट टू जीडीपी रेशियो है, 90% जो है 200 लाख करोड़ है, इसको हम लोग घटा घटा के जैसे जीडीपी की वृद्धि होगी, इसको वापस 60-70% पे ले आएंगे। 60-70% पे सब लोगों का अनुमान है कि ये हम लोगों के लिए ठीक है, सस्टेनेबल है, इसको हम लोग संभाल सकते हैं। और देखिए, ये नहीं है कि सब जो हम लोग कर्ज लेते हैं वो गलत है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप जब गाड़ी खरीदती हैं, जब आप गाड़ी खरीदती हैं तो आप लोन लेती हैं, बिल्कुल, ऑटो लोन लेती हैं। आप जब घर खरीदते हैं तो आप भी होम लोन लेते हैं। उसी प्रकार से ये मत भूलिए कि सरकार भी बहुत सारी चीज़ों पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी बड़ी बड़ी चीज़ों पे खर्चा किया जाता है। जैसे सड़क पे खर्चा किया गया, पुल पे खर्चा किया गया, एयरपोर्ट पे खर्चा किया गया, रेलवे पे खर्चा किया गया। उसके लिए ऋण लेना, ब्याज लेना कोई बुरी बात नहीं वो है, अच्छा है। लेकिन वो एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसको एक संतुलन में होना चाहिए। वो अगर संतुलन है, जो 60-70% लोग कहते हैं संतुलन है, वो अगर उस लेवल पे है तो अच्छी बात है। इससे ज्यादा, जैसे अब 90% पे आ गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको वापस हम लोग उत्पादन में वृद्धि देकर हम लोग इसको फिर कम कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग, ये संतुलन हम लोगों को बनाना पड़ेगा। मुश्किल काम है सरकार के सामने, लेकिन अब देखते हैं इस बार के बजट पे सरकार क्या दिशा दिखाती है। अगला सवाल लेते हैं, सुरक्षा मग्गू का सवाल है जी। सिन्हा सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? इसको समझना बड़ा सरल है। ऐसा है कि जब आप दुकान में जाके, जैसे आपने रजाई खरीदा, ठीक है, तो आपने रजाई का आपने उसके लिए भाव दिया, ठीक है।
ऐसे आप सब जो वस्तुएं खरीद रही हैं, सब जो सेवाएं खरीद रही हैं, उनमें क्या ग्रोथ हो रहा है, उसमें क्या वृद्धि हो रही है, उसको कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं। और वो आपको कंज्यूमर यानी ग्राहक के नज़रिए से उसे समझना है, ठीक है ना। तो आप रजाई आपने खरीदा, रजाई को आपके लिए आपने 100 रुपये पिछले वर्ष दिए, इस वर्ष 110 रुपये दिए, तो आप कहेंगे भाई इसका वृद्धि जो है, इसकी ग्रोथ जो हुई है वो 10% हुई है, 100 से 110 हो गई। ये आपने महसूस किया, ठीक है। लेकिन आपको रजाई किसी ने बेचा, रजाई वाला था, एक दुकानदार था, उसने उस रजाई को 80 रुपये में खरीदा और फिर अगले वर्ष में 82 रुपये पे खरीदा, यानी उसका एक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हुआ। उसके लिए जो था दाम कितना बढ़ा और आपके लिए दाम कितना बढ़ा, वो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में अंतर है। एक ग्राहक देख रहे हैं और एक दुकानदार देख रहे हैं, ये इसमें अंतर है। समझ आया आपको? बिल्कुल जी। तो सर आपने WPI और CPI तो बहुत शानदार तरीके से समझा दिया। मैं ये समझना चाह रही थी कि जब बजट आता है तो क्या उसका महंगाई पर भी असर पड़ता है? बजट और महंगाई ये किस तरीके से रिलेटेड है? बजट और महंगाई में ऐसा कोई खास संबंध नहीं है। यही हो सकता है कि अगर आपने बेलगाम खर्चे किए, जो कभी होता नहीं है, और माननीय वित्त मंत्री जी तो बहुत समझदार इन विषयों में हैं, अगर बेलगाम खर्चा हो गया तो तब जाकर महंगाई बढ़ने लगती है, क्योंकि आपको बहुत नोट छापने पड़ते हैं, आपको बहुत कर्ज लेना पड़ता है। तब वो बेलगाम जब खर्चा होता है तो उसके कारण महंगाई बढ़ जाती है। और अगर महंगाई बेलगाम हो तो क्या उस पर लगाम लगाई जा सकती है बजट के जरिए? उसमें बजट के जरिए किया जा सकता है, लेकिन इसको अगर किया जाए तो इसके लिए बहुत हानिकारक होगा अर्थव्यवस्था के लिए। और इसलिए हरदम कोशिश यही होती है कि एक संतुलन बनाया जाए जिसमें बेलगाम महंगाई न हो। और अगर बेलगाम महंगाई होती है तो एक तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ब्याज का दर जो है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है, जिसमें आपका होम लोन, आपका ऑटो लोन सब बहुत महंगे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सरकार को अपने खर्चे बड़े जल्दी से कम करने पड़ते हैं। तो इसके कारण देश में मंदी आ जाती है, देश में बहुत तकलीफ आ जाती है। इसलिए कोई कभी चाहता नहीं, और भगवान और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी की कुशलता के कारण तो आज के समय हम लोग बिल्कुल एकदम स्थिर स्थायी हम लोगों की अर्थव्यवस्था है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो ये मुझे लगता नहीं कि कोई संभावना है। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ूं और आगे आप और सवालों का जवाब दें। मुझे लगता है एक बार जरा समअप कर दें सर, अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, अगर उसकी एक लिस्ट यहाँ पर हम लिख दें। मैं बताती हूँ सर, एक तो GDP हो सकता है, प्लीज आइए। हम लोगों ने कई सारे विषयों पे चर्चा की है, तो बस हम सिर्फ पॉइंटर्स लिखते चलते हैं जी। एक GDP पे हम लोगों ने बातचीत की जी, उत्पादन, यानी दूसरी बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की हमने बातचीत की। सर हमने इनकम टैक्स पर भी बात कर ली है। बड़े सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। हाँ जी। और एक चीज, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सरकार का बजट क्या है, गवर्नमेंट्स बजट। ये हमने स्टार्ट इसी पॉइंट से किया था जी, बिल्कुल। और इसमें सब लोगों को एक बात जो है वो समझ लेनी चाहिए कि खर्चे जो हैं 35 लाख करोड़ हैं और कमाई जो है वो 20 लाख करोड़ है। और इसका मतलब 15 लाख करोड़ का 15 लाख करोड़, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखना जरूरी है। 15 लाख करोड़ का इस वर्ष घाटा है, ये समझना, ये बेसिक जो इसका हिसाब है ये बहुत ही जरूरी है समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सर आपने CPI और WPI भी बता दिया है। हाँ, CPI एंड WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जी बिल्कुल। अच्छा गरिमा, आपका सवाल किससे जुड़ा हुआ है? सेस। हाँ सर, सेस भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। गरिमा आप अपना सवाल बताइए, क्या है आपका सवाल? सिन्हा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेस क्या है और क्यों लगाया जाता है। आसान भाषा में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? सेस जो है वो अगर आपका इनकम जो है एक सीमा से ज़्यादा है तब आपको सेस देना पड़ता है। तो अगर आप 50 लाख अगर आपकी तनख्वाह है तो आपको 30% नहीं, उससे ज़्यादा आपको सेस लगा के देना पड़ता है। आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका सेस जो है और भी बढ़ जाता है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेस और भी देना हो जाता है। तो ये जो है आप इसको समझिए कि एक सप्लीमेंट है, एक अतिरिक्त और टैक्स आपको देना पड़ता है अगर आपकी आमदनी जो है वो बहुत ही ऊंची है। तो एक सेस का एक ये मतलब होता है। दूसरा सेस का मतलब ये होता है कि सब जो टैक्स हैं वो हम लोगों को राज्य सरकारों को भी देना होता है, लेकिन जो सेस है
उनको हम लोगों को राज्य सरकार को नहीं देना होता है। इसलिए सेस का उपयोग तब भी किया जाता है जब केंद्र सरकार को जो आपको राजस्व यानी रेवेन्यू मिल रहा है वो आप अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो इसको सेस के दो अर्थ होते हैं, दोनों अर्थ के मैंने तो माने सप्लीमेंट्री टैक्स जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के खाते में ही जाता है, ये सेस है। जी। अगला सवाल लेते हैं। सर पुनीत, आपका सवाल है। सिन्हा सर, ये डिसइन्वेस्टमेंट शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, ये होता क्या है और इसके फायदे क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर मैं ये हटा दूं, मेरे ख्याल से अब हम अगला टॉपिक डिसइन्वेस्टमेंट क्योंकि आ गया है। जी जो 7वां टॉपिक है वो है डिस इन्वेस्टमेंट। जी मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार के कमाई के कुछ स्रोत होते हैं। एक तो टैक्स हुआ, टैक्स पे हम लोगों की लंबी चर्चा हुई। एक और जो है वो है जो हम लोग जब डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, अगर आप समझना चाहें तो दो तरीके हैं। एक ये है कि हम लोग जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जैसे एनटीपीसी को ले लीजिए। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी जो है पावर जनरेशन कंपनी है वो, और एसबीआई देश की सबसे बड़ी जो है ये बैंक है। इनका जो है शेयर, वो शेयर बाजार में लिस्टेड है, शेयर बाजार में उनकी ट्रेडिंग होती है, और सरकार जो है उसका 50%, 60%, 70% उसके मालिक है। जब मालिक थोड़ा 2% उसका बेच दे तो वो थोड़ा बहुत हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग शेयर बाजार में उसको बेच देते हैं। वो एक किस्म का डिसइन्वेस्टमेंट होता है। एक दूसरे किस्म का डिसइन्वेस्टमेंट है एयर इंडिया का, जैसे अभी हुआ है, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और सफल ये एक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जो एयर इंडिया का पूरा एक साथ कुछ शेयर बाजार में 2%, 3%, 4% नहीं, लेकिन 100% स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है वो अब टाटा को चला गया है। और एयर इंडिया जो पहले आपको याद होगा टाटा की कंपनी थी, और उसको एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। हाँ बिल्कुल, घर वापसी हुई है। उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको नेशनलाइज किया था, पंडित नेहरू जी ने किया था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के समय इसको अब प्राइवेटाइज कर दिया है। 100% जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट होकर टाटा के पास चला गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के भी दो तरीके होते हैं। एक, जब शेयर बाजार में आप 2%, 4%, 6% बेचिए। दूसरा, जब आप 100 का 100% आप किसी कंपनी को आप बेच देते हैं। तो ये दो तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है सर, अगले सवाल के लिए जाऊंगी, लेकिन एक पॉलिटिकल क्वेश्चन। आई एम सॉरी, मैं राजनीतिक सवाल लेकर आ रही हूं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो विपक्ष है वो बहुत हमलावर, और इस तरीके की जुमलेबाजी सरकार पर कि साहब ये सरकार तो सब बेचने पर तुली हुई है। तो डिसइन्वेस्टमेंट को इस तरीके से जब देखा जाता है या घेरा जाता है, उस पर आपकी राय क्या है? रोमाना जी, इस विषय पे सदन में कई बार लंबी चर्चाएं हुई हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि इन चर्चाओं में मैंने भी भाग लिया है। साथियों, में समझना चाहिए, जो मैंने पहले ही आपको बताया, कि देश सफल तभी होगा, देश और देशों के साथ मुकाबला तभी कर पाएगा जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा। सही बोले कि नहीं? बिल्कुल, है ना, उत्पादन बढ़ेगा। देखिए, सरकार हर चीज को नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट सेक्टर बेहतर करता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार बेहतर करती है। अब फौज तो हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते ना, वो तो सरकार को चलाना है। पुलिस जो है वो भी सरकार को चलाना है, कानून जो है वो भी सरकार को चलाना है। तो जो कुछ पब्लिक गुड्स होते हैं, जो सार्वजनिक तौर पे जो काम करने होते हैं, पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक जो चीजें हैं, वो सरकार को करना होता है। जो प्राइवेट गुड्स हैं, यानी जो निजी वस्तुएं हैं, प्राइवेट गुड्स, चाहे वो फोन हो गया, चाहे वो बैंक हो गया, चाहे वो एयरलाइन हो गई, इन सब चीजों में उत्पादन बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के उपयोग को करने के लिए, कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट एक्सेलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या देखा है कि प्राइवेट सेक्टर उसको सरकार से ज्यादा बेहतर कर सकती है। तो अगर हमारा लक्ष्य उत्पादन, बिल्कुल, तो ज्यादा उत्पादन कुछ चीजों में, जो सार्वजनिक चीज नहीं, जो निजी चीज है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है बेहतर कि सरकार है बेहतर, वो आप ही जानते हैं। आज आपके फोन अगर आप देखें, बीएसएनएल वाले फोन कम होंगे, इंडिगो पे लोग ज्यादा चलते हैं। मेरे ख्याल से वो जो पहले आप कह रहे थे ना, कर्ज लेने वाली बात पर, जब आप कह रहे थे कि साहब संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, सारा कर्ज बुरा नहीं है, अच्छा भी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी वो संतुलन बनाना एक बुरा बात नहीं है। वो अच्छा रहेगा कि सरकार जो है, जैसा कि आपने कहा, सुरक्षा हो गया, आर्मी हो गई, सेना हो गया, तो वहां तो जाहिर सी बात है सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। लेकिन उत्पादन, अगर उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो एक आमदनी का जरिया। बिल्कुल आपने सही कहा रोमाना जी, कि संतुलन होना बहुत जरूरी है। जो सार्वजनिक चीजें हैं, पब्लिक गुड्स हैं, उसमें सरकार को करना है, सरकार को किफायती तरीके से करना है, सरकार को बहुत अच्छी तरीके से करना है, और उस पर सरकार ध्यान दे। जो निजी वस्तुएं हैं, जो प्राइवेट गुड्स हैं,
और उसमें भी सब चीज़ जो है, चाहे वो सामाजिक न्याय वाला हो, चाहे वो लेबर प्रैक्टिसेस हो, उन सब का पालन तो करना ही करना है जी। तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन सब चीज़ों का पालन करना है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई इसमें दो मत नहीं है, खुली छूट किसी को नहीं है। लेकिन अगर आपको उत्पादन पे ध्यान देना है, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, कंपेटिटिवनेस में ध्यान देना है, तो वहाँ हमारे प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, और मैं खुद प्राइवेट सेक्टर का हूँ इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है, हमारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो देश का नाम रोशन कर रही हैं, देश के गौरव है, उनको हमें मौका देना। बिल्कुल सर, दुनिया के साथ कदम ताल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला सवाल शरद का है। शरद, सर, वी शेप रिकवरी के बारे में हम सब जानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि सरकार की कोशिश के बावजूद ये नहीं हो पाई। अब के शेप रिकवरी की बात हो रही है, ये क्या है? ये सब लोग अक्षरों के साथ खेल कर रहे हैं सर, बना दीजिए एक बार, इस समझ सब में का आ कोई जाएगा। कोई ज्यादा मतलब नहीं है। देखिए, वी शेप रिकवरी का मतलब कि आप कोविड महामारी के पहले आप यहाँ थे, कोविड के दरमियान क्योंकि उत्पादन कम हुआ, जैसे मैंने बताया, क्योंकि कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत सारा काम, लॉकडाउन हो गया था, तो बहुत मतलब जीडीपी में कटौती हुई, गिरावट हुई, यहाँ आ गई जीडीपी, हम नेगेटिव में चले गए, और अब जो है जीडीपी यहाँ वापस आ गया है। तो जो कोविड में जो चल रहा था वो फिर एक बार उसी रास्ते पे मामला चल रहा है। तो इसको वी शेप रिकवरी अर्थशास्त्री कहते हैं, ठीक है। जो के शेप रिकवरी वाली बात है, के तो आप जानते ही हैं, के शेप रिकवरी का कहना है कि जो भी इसमें रिकवरी हुई है, और रिकवरी तो हुई है, वो तो एकदम स्पष्ट है, लेकिन रिकवरी का फायदा सिर्फ जो लोग हाई इनकम वाले लोग हैं, जो लोग ऊपर श्रेणी वाले लोग हैं, सब फायदे उनको गए हैं, वही बाउंस बैक कर, और मध्यम वर्ग वाले जो लोग हैं और जो निचले वर्ग वाले लोग हैं उनका सिर्फ घाटा हो रहा है, और बढ़ावा और वृद्धि सिर्फ इनकी हो रही है। ये के शेप रिकवरी लोग इसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वास्तविकता में अगर आप आंकड़े देखें तो आपको नजर आएगा रिकवरी जो हुई है वी शेप रिकवरी है। ये सही है कि कुछ समय लगता है जिसमें कि पूरा हम लोग मेकअप कर लें, और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। और इसलिए जो बजट भी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट हमको बताएगा कि अब हम लोग इस रास्ते पे किस प्रकार से चल रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष वाले हैं, जो आलोचक हैं, वो कह रहे हैं के शेप रिकवरी है। तो आप ये कह रहे हैं कि के शेप रिकवरी नहीं, बल्कि देश वी शेप रिकवरी के रास्ते पर ही बढ़ रहा है। हम तो देखिए जो आंकड़े हैं, मैं आंकड़े के आधार पे आपको बता रहा हूं। जो पहले जो इसमें गिरावट हुई थी वो मेकअप हो चुका है, और जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पे हम लोग आ गए हैं। और इस ट्रेंड लाइन में आप लोग समझिए कि उत्पादन जो है वो हर वर्ष 5 से 7% लगभग बढ़ रहा है। ये हम लोगों का ट्रेंड लाइन है। हम लोग नीचे गए, हम लोग वापस इस ट्रेंड लाइन में आ गए, ये हमें आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है सर, अगला सवाल लेते हैं। कशिश का सवाल है। सर, जीएसटी के आने से महंगाई और सस्ते में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जीएसटी के कारण महंगाई काफ़ी हद तक कम हुई है। मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था ना, कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिन्होंने अभी प्रश्न भी पूछा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से सरकार को कितना मिल रहा था पहले, जीएसटी के पहले। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस से सरकार को कितना मिल रहा है, तो अगर आप ये दोनों इन नंबर्स को देखेंगे तो हम लोगों को पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है। यानी टैक्स का बोझ जो था, इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ जो था अर्थव्यवस्था में, वो कम हुआ है, यानी इससे महंगाई भी कम हुई। तो सर, पहले जैसे होता था ना कि भाई जब बजट आता था तो उस पर नजर रखते थे, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। तो जीएसटी के आने के बाद तो मेरे ख्याल से अब वो सब तो न्यूट्रलाइज हो गया। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी भी थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो अभी में बजट में उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन और सब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सब अब जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक सहमति बनती है केंद्र सरकार की और सब प्रदेश के सब जो राज्य सरकार हैं, इन सब की जब सहमति बनती है तभी जीएसटी के रेट में कुछ बदलाव आता है। नहीं तो जीएसटी काउंसिल जब तक इसमें सहमति नहीं देगी और एकदम लोकतांत्रिक तरीके से ये प्रक्रिया इसकी चलती है, सबसे बातचीत होती है, तभी जाकर इसमें कोई बदलाव आता है। और जैसे मैंने कहा कि जो रेट पहले था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जीएसटी का, उससे बिल्कुल ये कम हुआ है, और इसलिए महंगाई से इसमें हम लोगों को काफ़ी लगाम का एक हम लोगों का महसूस हुआ है। बहुत बढ़िया सर, प्लीज आइए, चलते हैं जरा स्टूडियो के बाहर। धीरेन्द्र जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। धीरेन्द्र जी का एक सवाल ले लेते हैं। जी धीरेन्द्र सर, आइए। जी हाँ, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन जैसा आपके क्षेत्र में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक बैठा हुआ पब्लिक सेक्टर है, या HEC जो कि एक लॉस मेकिंग लेकिन अभी फंक्शनल पब्लिक सेक्टर है, तो इस तरह के एसेट्स को लिक्विफाई करने का, बेचने का या डिसइन्वेस्ट करने का कोई आपके पास, आप लोग के पास रोड मैप है?
धीरेन्द्र जी, आपने बड़ा एक गंभीर एक सवाल पूछा है, और वो सवाल ये है कि अगर हम लोगों को एयर इंडिया जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करने हों, यानी 100% इसको अगर हम लोगों को दूसरों को ट्रांसफ़र करना हो, तो इसको हम लोग कैसे करें। अब देखिए, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन पे भी और एयर इंडिया पे भी बहुत काम किया है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें काफ़ी समस्याएं हैं, और जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से 2 बड़ी भारी समस्याएं हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हर ऐसे जो है PSU वगैरह में, उसमें कई सारे जो हैं एसेट्स नॉन कोर एसेट्स होते हैं, और उन नॉन कोर एसेट्स को हम लोगों को हटाना पड़ता है। जैसे कि जमीन हो गया, आपने HEC की बात की धीरेन्द्र जी, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो रांची में HEC के पास जमीन बहुत सारी है। एयर इंडिया के पास भी जमीन बहुत सारी थी। एयर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा आर्ट कलेक्शन था। एयर इंडिया के पास कई सारे और ऐसे कंपनीज थे जो उसके जो क्लियर जो उसका ऑपरेटिंग पर्पस था कि हम उसको हवाई जहाज चलाएं, उससे वो जुड़े हुए नहीं थे। तो पहली बात तो ये होती है कि नॉन कोर एसेट्स को हम लोगों को हटाना पड़ता है। नॉन कोर एसेट्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हटाना पड़ता है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया चलती है, और इसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सरकार में एक इनोवेशन हम लोगों ने तैयार किया। वो इनोवेशन था कि हम लोगों ने एक SPV बनाया, और वो SPV जो है, इसमें नॉन कोर एसेट्स हम लोगों ने डाल दिए। सर, इसकी फुल फॉर्म क्या है SPV? स्पेशल पर्पस व्हीकल जी, अच्छा। तो जैसे आपके जो होटल्स थे एयर इंडिया वाले, या रियल एस्टेट थे एयर इंडिया वाले, या और कंपनीज थे एयर इंडिया वाले, उन सब को हम लोगों ने एक SPV में डाला, और एयर इंडिया को हम लोगों ने एकदम एक तरीके से उसको एक आज़ादी दी, उसको अलग कर दिया, जिसमें कि कोर ऑपरेटिंग एसेट जो मतलब हवाई जहाज जो हैं, उनको हम लोगों ने इन सब चीज़ों से अलग कर दिया। फिर जब ये अलग किया, तब जो है खरीदार फिर थोड़ा उनको रुचि आई कि भाई हमको ये सब नहीं लेना पड़ रहा है, हमको सिर्फ ऑपरेटिंग एसेट्स लेना पड़ा है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोगों को SPV बनाना पड़ता है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। दूसरा, हर जो PSU है उसका जो ऋण है, डेट, वो भी बहुत बढ़ा हुआ रहता है। तो डेट को भी हम लोगों को किसी तरीके से अब्जॉर्ब करना है, जिसमें कि ऐसा ना हो कि जो खरीदार है उसको बहुत सारा डेट जो है, जो ब्याह, उसको बहुत ज़्यादा ऋण है, उसको ऋण स्वीकार करना पड़े। तो डेट का भी हम लोगों को यहाँ हम लोगों को स्ट्रीमलाइनिंग करना पड़ता है। तो पहले तो आप नॉन कोर एसेट्स को सेपरेट करिए, फिर आप डेट को कम, ऋण को कम करिए, फिर जाकर आपको बायर्स ढूंढने पड़ेंगे। तब जाके जब बायर्स आपके कई सारे आते हैं, तब जाकर आप ये इस तरीके से 100% डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये जो है कुल मिलाकर ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है इसका डिसइन्वेस्टमेंट का, ये एक बहुत ही जटिल एक मामला रहता है। इसका समाधान करना, हर चीज़ को धीरे धीरे करके इसका जो है ठीक से करना, उसमें समय लगता है। और अंत में जो आपके जो कर्मचारी हैं, आपके वर्कर्स हैं, उनके साथ भी न्याय हो, उनको भी एक फेयर और एक बहुत ही न्यायपूर्वक उनको एक आप डील मिले, हाँ, एक डील मिले, उसके लिए भी आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया जो है बड़ी कठिन प्रक्रिया है, मुश्किल प्रक्रिया। पर सर, सरकार तो इन तमाम पहलुओं से वाकिफ होती है ना, फिर जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सरकार की तरफ से एक फाइनेंशियल ईयर में रखा जाता है, क्या वो अति महत्वाकांक्षी होता है, इस वजह से वो सरकार हासिल नहीं कर पाती है? नहीं, इसके कई कारण होते हैं रोमाना जी। एक तो ये है कि हम लोगों को शेयर बाजार और जो विश्व में जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनको भी समझना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो भी हम लोगों के पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, चाहे एयर इंडिया हो, NTPC हो, कोई LIC हो, कोई भी हो, वो हमारी संपत्ति तो है नहीं, सरकार की संपत्ति थोड़ी ना है। वो तो जनता की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। अगर उसको हम लोग ठीक भाव पे, सही भाव पे, सही समय उसका अगर हम लोग ये निजीकरण नहीं करें, तो फिर आपको घाटा होगा, आपको उसमें हानि होगी। इसलिए हम लोगों को बड़े सोच विचार करके उस समय ये हम लोगों को सौदा करना होता है, जब आपको अपने संपत्ति के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए बेहतर से बेहतर दाम मिले। ये भी जो परिस्थितियां हैं, इनको समझकर ही हम लोग इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर होती है। सरकार को कोई पीछा थोड़ी छुड़ाना है, बल्कि सरकार फायदे का सौदा ढूंढती है डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए। अगला सवाल रिया का सवाल है आगे। हाँ सर, देश का हर आम आदमी अपने हर साल के नए बजट के लिए बेसब्री से इंतज़ार करता है। तो सर, बेरोज़गारी भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सर, क्या बजट से बेरोज़गारी कम होने की उम्मीद की जा सकती है? ये युवाओं के मन की बात है। बेरोज़गारी बड़ी समस्या है। नहीं, बिल्कुल बड़ी समस्या है, और इसके बारे में तो हम लोग दिन रात लोगों से चर्चा करते रहते हैं, और सब मेरे युवा मित्र मुझसे हरदम यही प्रश्न पूछते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि सरकार के पास असीम साधन
नहीं है। मैंने बताया ना कि सरकार जो है वो घाटे में चल रही है, 15 लाख करोड़ का घाटा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार एक जादू की छड़ी से रोजगार का सृजन कर सकती है, नहीं कर सकती है। और ये भी आप लोग समझ लीजिए कि ज़्यादा रोजगार का सृजन सरकार में नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो बजट के द्वारा सरकार का प्रयास यही होता है कि ऐसा एक माहौल बनाए जिसमें प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी जो संस्थाएं हैं वो और लोगों को रोजगार दें। तो माहौल बनाने में, नीतियां बनाने में बजट जो है एक मील का पत्थर है और बहुत ज़रूरी है कि इसमें ऐसे नीतियां हों, ऐसे उसका एक माहौल बने जिसमें कि रोज़गार का सृजन हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। सब जगह हमारे युवा साथियों को मौका मिले, अवसर मिले कि वो अपना वहाँ रोज़गार ले सकें, नौकरी उनको मिल सके। तो इसलिए बजट का डायरेक्ट भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम लोग सरकार में खर्चा करते हैं, हम लोग सरकार के द्वारा पुल बनाते हैं, सड़क बनवाते हैं, उसमें रोज़गार का सृजन होता है। लेकिन उससे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था की रूपरेखा क्या है, अर्थव्यवस्था की नीतियाँ क्या हैं, अगर वो माहौल सही बना, सकारात्मक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बने, तब जाकर रोज़गार का सृजन तेज़ी से हो सकता है। बिल्कुल सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा देश के सामने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। अच्छा, अब ज़्यादातर हम लोग जो हैं, हमें लगता है कि इसी के ज़रिए हर मर्ज़ की दवा देश की अर्थव्यवस्था हासिल कर सकती है। तो कोरोना के चलते हमारी जो इकोनॉमी है वो कब तक ये लक्ष्य हासिल कर सकती है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न रोमाना जी पूछा है। और पहले जब हम लोगों की चर्चा हो रही थी तो हम लोग वी शेप रिकवरी की बात कर रहे थे और मैं कह रहा था कि हम लोग वापस ट्रेंड पे आ गए हैं जी। ठीक है, आज के समय मोटा मोटी तौर पे जो हमें समझना है वो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था का उत्पादन जो है वो करीब $3 ट्रिलियन है। $3 ट्रिलियन यानी लगभग, जैसे मैंने पहले ही कहा, 220 लाख करोड़। ठीक है, रुपये में ये 220 लाख करोड़ है, डॉलर्स में करीब $3 ट्रिलियन है। ठीक है, जब कोरोना के कारण हम लोगों के यहाँ गिरावट हुई थी, तब हम लोगों की अर्थव्यवस्था और जीडीपी जो थी वो कम हुई थी। लेकिन अब हम लोगों की रिकवरी हो गई है, हम लोग वापस इस ट्रेंड पे आने लग गए हैं। ठीक है, और इस बार जो बजट में जो वृद्धि होगी, जो लोग ज़रूर, मैं समझता हूँ, अनुमान है कि उनकी सोच होगी कि हम लोग करीब 6-7% हम लोगों की वृद्धि होगी, ग्रोथ रहेगा इसमें। ठीक है, अगर हम लोग इसी ट्रेंड पे चलते रहें, 6-7% का हम लोगों का ग्रोथ होते रहे, तो $3 ट्रिलियन से हम लोग $5 ट्रिलियन पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो $5 ट्रिलियन यानी कि अगर आप 220 लाख करोड़ है, इसका अगर हम लोग अनुमान करें तो ये 220 लाख करोड़ जो है ये लगभग हम लोगों का जाकर करीब 350 लाख करोड़ आज के पैसों में हम लोगों की जीडीपी होगी, हम लोगों का उत्पादन होगा। तो इस ट्रेंड लाइन पे रहना बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेंड लाइन पे, जैसे मैंने कहा, जैसे अगर हम लोग इसी 6-7% पे हम लोगों का ग्रोथ चलता रहे तो जो हम लोगों का ऋण है वो भी कम हो जाएगा। तो ये अचीव कब तक कर लेंगे अगर हम 6-7% ग्रोथ की तरफ, अगर 6-7% की अगर हम लोग ग्रोथ करते हैं तो 2000, मैं समझता हूँ करीब 2030 तक हम लोग इसको हासिल तो कर ही लेंगे। उसके पहले भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन 2030 तक हम लोग इसको हासिल हम लोग कर ही लेंगे। और जैसे आपने प्रश्न पूछा, और जो हर के मन में यही प्रश्न है कि रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा कि नहीं होगा। ये रोजगार का, अगर हम लोग $5 ट्रिलियन को हासिल कर लेते हैं तो रोजगार जो है इसका सृजन बड़े तेजी से होगा। और बहुत, ये जो हम लोगों का ग्रोथ हो रहा है, इसके जो ड्राइवर्स हैं साथियों, ये ग्रोथ जो हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या हो रहा है जिसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस ट्रेंड लाइन पे चल रहे हैं और हम लोग 5 ट्रिलियन को हासिल कर लेंगे। इसके पीछे 3 चीजें जो हैं बहुत जरूरी है जो समझना। एक तो एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हम लोगों का एक्सपोर्ट सेक्टर अब और भी कंपेटिटिव होते चले जा रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स में बड़ी वृद्धि हो रही है। हमारे आईटी के कंपनी, हमारे फार्मा के कंपनी, हमारे हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग वाले जो कंपनीज हैं, इसमें एक्सपोर्ट्स में बहुत वृद्धि हो रही है। एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जीडीपी भी बढ़ रही है और जॉब्स भी इससे बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स। दूसरा, हमारे यूनिकॉर्न। आप सबको मालूम है कि पिछले 2-3 वर्षों में जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण, और उन्होंने जो बहुत ही शानदार नीतियां जो बनाई हैं, उसके कारण जो यूनिकॉर्न्स जो हैं इनमें बहुत वृद्धि हुई है। जहां हमारे पास 20-25 यूनिकॉर्न होते थे, आज 100 से ज्यादा हमारे यूनिकॉर्न हो चुके हैं। तो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो बड़े तेजी, जैसे पेटीएम
का ग्रोथ हुआ है, जोमेटो का ग्रोथ हुआ है, नायका भी recently नायका का तो- ग्रोथ हुआ है। ये सब जो कंपनी से, ये बड़े तेजी से जब इनका ग्रोथ होता है तो बड़े तेजी से नौकरियों का भी सृजन होता है, नौकरियों में भी ग्रोथ होता है। तो ये एक दूसरा एक बहुत बड़ा ड्राइवर है जिसके कारण हम लोग $5 ट्रिलियन के और बढ़ रहे हैं। और तीसरा जो है वो सरकारी, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपेक्स हो रहा है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें कैपेक्स इसको कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी। तो आप समझिए कि हम लोग सड़क बना रहे हैं, हम लोग पुल बना रहे हैं, हम लोग एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, रेलवे में बुलेट ट्रेन बन रही है। ये सब जो कैपेक्स हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को अवसर मिल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपको इससे बढ़ोतरी होगी, आपको स्टील का निर्माण करना पड़ेगा, आपको सीमेंट का निर्माण करना पड़ेगा। इन सब इंडस्ट्रीज को कैपेक्स जो है, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है, बड़े तेजी से इसको प्रोत्साहन देता है। ये कैपेक्स भी एक बहुत बड़ा ड्राइवर बन गया है। तो ये तीनों ड्राइवर, कैपेक्स, यूनिकॉर्न्स, एक्सपोर्ट्स, इन तीनों को हम लोग देखें तो ये जो $5 ट्रिलियन वाला जो लक्ष्य है, जिसको आपने जिसकी जिक्र की, उसकी और हम लोग बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। और सब जो हमारी नीतियां हैं, बजट में भी इस बार जो माहौल बनाने की कोशिश होगी वो यही होगी कि इस 5 ट्रिलियन की ओर हम लोग तेजी से बढ़ें। 5 ट्रिलियन की ओर तेजी से बढ़ेंगे, रोजगार भी होगा, हम लोगों का ऋण भी कम होता चला जाएगा और देश में लोग संपन्न होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच जयंत सर। मेरे ख्याल से इतनी इंटरेस्टिंग बजट की क्लास इससे पहले हम लोगों ने कभी अटेंड नहीं की थी। आपने इतने सरल अंदाज में और इस शानदार तरीके से सब कुछ लिखकर बाकायदा बजट को हमारे छात्रों के लिए और दर्शकों के लिए आसान बना दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा सर की इस क्लास को होस्ट करने के लिए सर। और धीरेन्द्र सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रुमाना जी, सब मेरे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोई संदेश अगर आप चलते चलते देना चाहें छात्रों को तो? मैं बस यही आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को इन सब विषयों पे रुचि रखनी चाहिए। देखिए, हम लोग चाहे अपनी मंशा एक कुएं वाली मंशा बनाएं या एक समुंदर वाली मंशा बनाएं। कुएं में अगर हम लोग हैं तो बस हम लोग कुएं को जान सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग समुंदर के बारे में सोचें कि विश्व में क्या परिस्थितियां हैं, देश में क्या परिस्थितियां हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं समझें, तो आपको इन सब चीज़ों में रुचि भी बहुत होगी और आप तरक्की भी बहुत करिएगा, क्योंकि समुंदर को ही जानकर हम लोग विकास हम लोगों का हो सकता है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुएं का मेंढक बनकर नहीं रहना है, नजरें आसमान पर रखनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।